electric field electric field due to uniformly charged ring at axial point। तो एक यहाँ पे रिंग है और ये रिंग चार्ज्ड है मान लेते हैं टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस रिंग के वजह से जो चार्ज्ड रिंग है इसके वजह से इसके एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक्सियल पॉइंट क्या होगा? जो इसके एक्सिस से निकल रहा है, जो एक्सिस से ये जो एक्सिस है, एक्सिस पे किसी पॉइंट पे, एक्सिस के किसी पॉइंट पे एक्सियल पॉइंट कहलाता है। तो मान लो ये जेड एक्सिस है और इधर एक्स है और ये आउटवर्ड है, आउट ऑफ द पेज, एबव द पेज वाई एक्सिस। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो चार्ज है, इस चार्ज रिंग की वजह से यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमें पता करना है यहाँ पे। तो यहाँ हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बना लिए हैं और यहाँ पे कहीं पे हम छोटा सा लेंथ लेते हैं dl और यहाँ पे हम मानते हैं कि इस छोटे से लेंथ पे छोटा सा चार्ज है, छोटा सा कैपिटल Q लेते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनाने में एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं चीज़ों को। अगर यहाँ पे ये जो लेंथ L लिए हैं, पूरा लेंथ L है, तो इसका यूनिट इन्फिनिटेसिमल लेंथ हमें dl लेना चाहिए ताकि इंटीग्रेशन करते वक्त ये समझ में आए कि किसका वेरिएबल है। अब यहाँ हम टोटल चार्ज कैपिटल Q लिए हैं और यहाँ हम इन्फिनिटेसिमल चार्ज dq इस स्मॉल चार्ज से लिखते हैं, तो आगे इंटीग्रेशन में कन्फ्यूजन होगा। तो इन बातों को ध्यान रखना, जैसे कि एक्स एक्सिस और इस एक्स एक्सिस में छोटा सा हम लेंथ लेना चाहते हैं, इन्फिनिटेसिमल लेंथ, तो हम dx लेंगे अगर लेंथ x है तो इस छोटे से dq की वजह से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये रिंग का हम रेडियस तो दिया नहीं है, तो हम रेडियस मान लेते हैं r, यहाँ पे भी वही r ही होगा। इस छोटे से चार्ज dq की वजह से यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो एक लेंथ, इसे हम इस r से डिनोट करेंगे, कर्सिव r। ये हमारा r वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। यहाँ dq की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, मान लेते हैं छोटा सा चार्ज है तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो रहा होगा इस डायरेक्शन में। ये पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट है जेड एक्सिस पे, तो यहाँ x 0 y 0 और z ये वाला लेंथ होगा, इसे मान लेते हैं हम z। तो यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो d तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, d क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू डी क्यू, तो k dq बाय ये लेंथ, ये जो लेंथ है इसके बीच वो, तो ये तो r वेक्टर है, r वेक्टर का मान लेते हैं r लेंथ है और ये उसका डायरेक्शन है, तो हम r स्क्वायर ये करेंगे। ये वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड हो गया है, अब इसका वेक्टर देना पड़ेगा, डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या होगा? तो इसी के अलॉन्ग होगा, मतलब r कैप, तो यहाँ r कैप लिखेंगे k dq बाय r स्क्वायर। ये जो r कैप है इसके जगह हम ये लिख सकते हैं
आर वेक्टर बाय आर, है ना। अब हम इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो k डी क्यू आर वेक्टर आर क्यू, ये आर वेक्टर आर क्यू। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन वेरिएबल है। तो यहाँ पे k हमेशा कांस्टेंट होने वाला है और ये r, ये भी लेंथ हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर हम इधर dl लेकर चलते हैं तो वही r लेंथ होगा, यहाँ से dl लेकर चलेंगे तो वही r लेंथ होगा, तो ये भी कांस्टेंट है। ये dq अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो जैसे से सम बढ़ेगा ये dq प्लस dq ये बढ़ता जाएगा, तो ये तो वेरिएबल है। r वेक्टर ये भी वेरिएबल है, अगर इधर हम लेते हैं तो डायरेक्शन इधर का होगा, तो ये r वेक्टर उस चीज़ को डिनोट कर रहा है। ये जो r वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट हैं, एक ये और एक ये। यहाँ पे अगर हम बनाते हैं तो ये हो गया r, ये हो गया z और ये हो गया r वेक्टर, ये चीज़ें हैं। इस r को भी हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, ये x और ये निगेटिव y। अगर ये थीटा है तो ये होने वाला है r cos थीटा x एक्सिस में, और y एक्सिस में होगा r sin थीटा। तो पहले हम इस r वेक्टर को ये r और इस z वेक्टर में लिखते हैं। ये r वेक्टर भी है, ये r जो है ये लेंथ, ये भी एक वेक्टर है। ओरिजिन से हम ले रहे हैं dq को, तो एक पोजीशन वेक्टर है चार्ज का dq का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं r वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ dq। ये z वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ p पोजीशन का, p कोऑर्डिनेट का, p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं। तो r वेक्टर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं z वेक्टर प्लस ये कैपिटल R वेक्टर। R वेक्टर इज इक्वल टू इस z वेक्टर का क्या होगा, z मैग्नीट्यूड होगा और z कैप डायरेक्शन होगा, प्लस इस R वेक्टर का क्या होगा, तो इस R वेक्टर का R मैग्नीट्यूड होगा और इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक x एक्सिस में एक y एक्सिस में। तो फिलहाल हम इसे ऐसे लिखते हैं r कैप इधर को इस डायरेक्शन को दिखाएगा। r वेक्टर इज इक्वल टू z कैप प्लस इस r को हम r cos थीटा लिख सकते हैं, अगर दो एक्सिस में तोड़ते हैं तो r cos थीटा x कैप प्लस r sin थीटा y कैप। एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो वेक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक है, हमने r वेक्टर इस डायरेक्शन में लिया है, z वेक्टर इस डायरेक्शन में लिया है और ये r वेक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक इधर होता है और एक ऊपर होता है, पर ये r वेक्टर तो इधर है, पर इस वेक्टर को बताने के लिए हम इस r वेक्टर के ऑपोजिट जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब दिस r वेक्टर इज इक्वल टू z वेक्टर माइनस r वेक्टर होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा r वेक्टर ऐसे है और इसका दो कंपोनेंट, एक ये होगा और एक ये होगा। तो ये तो z वेक्टर है और ये क्या है, तो हम जानते हैं यही चीज़ इस डायरेक्शन में होता है r वेक्टर, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस r वेक्टर। तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ माइनस होना चाहिए। ये r वेक्टर r कैप को हम इस तरीके से लिख दिए हैं।
ये आर कैप इस डायरेक्शन को दिखा रहा था। अब इसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ दिए, तो एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में हो गया। तो ये चीज़ें डी ई वेक्टर इज इक्वल टू के डी क्यू बाय आर क्यू, ये आर वेक्टर की जगह हम ये रखेंगे, तो हो जाएगा जेड कैप माइनस हम ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस आर कोस थीटा एक्स कैप माइनस आर साइन थीटा। जो ये आर वेक्टर हमने तोड़ा है, एक इधर है एक इधर है, ये निगेटिव वाई में है ना, तो यहाँ पे हमें आर कोस थीटा ये ठीक है पॉजिटिव एक्स में है, ये निगेटिव में है, तो यहाँ हमें माइनस देना चाहिए। तो अब ये माइनस आर कोस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस आर साइन थीटा वाई कैप, उसे बाहर निकाल के इसमें जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल के हम इंटीग्रेट करते हैं। तो डी ई वेक्टर का इंटीग्रेट करेंगे तो इट बिकम इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और के और आर क्यू यहाँ कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, और इंटीग्रेट हुआ डी क्यू और जेड कैप माइनस आर कॉस थीटा एक्स कैप प्लस आर साइन थीटा वाई कैप। यहाँ पे देखो अब दो तरह के वेरिएबल यहाँ दिख रहे हैं। एक तो डी क्यू हम जानते ही थे कि वेरी कर रहा है, जैसे से इंटीग्रेट करेंगे बड़ा बनता जाएगा। थीटा भी वेरी कर रहा है। अगर हम यहाँ का लेते हैं डी क्यू तो कुछ थीटा यहाँ पे है, अगर और आगे लेते हैं तो थीटा और बढ़ेगा, इधर का लेते हैं तो कुछ थीटा होगा। तो जैसे जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं थीटा भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ दो दो वेरिएबल है, तो इस दो तरह के वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल के रूप में लिखना होगा। डी क्यू को हम एंगल के टर्म में लिखते हैं, तो हम ऐसा करेंगे, पहले डी क्यू को हम डी एल के टर्म में लिखेंगे, और फिर इस डी एल की मदद से हम यहाँ पे जो इस डी एल की वजह से जो छोटा सा डी थीटा यहाँ बन रहा है इस तरीके से, ये डी एल है, इसमें डी क्यू चार्ज है, तो इस डी एल की वजह से छोटा सा पतला सा ये डी थीटा यहाँ बना रहा है, और ये पूरा एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, ठीक है। तो इस डी थीटा के साथ हम इस डी क्यू को रिलेट कर देते हैं। हम जानते हैं कि अगर ये लेंथ आर है, ये डी एल है, एंगल डी थीटा है, तो डी एल बराबर हो जाता है, यहाँ लिखते हैं डी एल इज इक्वल टू हो जाएगा आर डी थीटा। अब डी एल में डी क्यू चार्ज है, तो हम उसे करते हैं, ऐसे करेंगे कि टोटल चार्ज अगर क्यू है और टोटल लेंथ ये 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा लैम्डा चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यही लीनियर चार्ज डेंसिटी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, छोटा चार्ज इन छोटे से लेंथ में, है ना, ये दोनों इक्वल ही है। तो डेंसिटी है, डेंसिटी तो हर जगह इक्वल ही होता है। डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर इंटू लेंथ, तो हर जगह चार्ज पर इंटू लेंथ है, इक्वल है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पे हम डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल लिख सकते हैं, और डी एल जो अभी हम निकाले यहाँ पे, उसके जगह पे आर डी थीटा लिख सकते हैं। तो ये वाला डी क्यू यहाँ पे जो है हम रखेंगे, जिसमें लैम्डा और आर कांस्टेंट होगा, और हम सभी को फिर डी थीटा के साथ प्रोडक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर सबको हम बारी बारी से इंटीग्रेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के बाई आर क्यू, पहले हम डी क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको और इंटीग्रेट कर देते हैं, डी क्यू जेड कैप माइनस आर कोस थीटा डी क्यू एक्स कैप
इंटीग्रेशन प्लस आर साइन थीटा डी क्यू बाई कैप इलेक्ट्रिक फील्ड के बाई आर क्यू जेड डी क्यू के जगह पे हम लैम्डा आर डी थीटा लिखेंगे। यहाँ पे भी लैम्डा आर डी थीटा लैम्डा आर डी थीटा वाई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के बाई आर क्यू। इसमें अब जो जो कांस्टेंट है हम उसे बाहर निकालते हैं। इसमें कांस्टेंट क्या है जो कॉमन है सब में, ताकि हम बाहर निकाल के लिख पाएँ। कॉमन कांस्टेंट ही देखेंगे। आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है। तो आर निकालेंगे, लैम्डा भी हर जगह है तो लैम्डा भी निकालेंगे। जेड हर जगह नहीं है, एक और एक्स्ट्रा आर हर जगह नहीं है, बस तो लैम्डा आर निकालते हैं। लैम्डा आर तो अंदर बचा क्या अब, जेड डी थीटा जेड कैप माइनस यहाँ क्या बचा, आर कोस थीटा डी थीटा एक्स कैप आर कोस थीटा डी थीटा एक्स कैप। आर साइन थीटा डी थीटा वाई कैप। ये जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, तो डी थीटा थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 से 2 पाई। तो जेड तो कांस्टेंट है, उसे बाहर निकालेंगे तो डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा हो जाएगा। तो 0 से 2 पाई, फिर यहाँ पे आर बाहर निकाल लेते हैं, कोस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा। और यहाँ आर बाहर निकालते हैं तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस थीटा। ये कोस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा कैसे होगा ये हम बताते हैं। कि जैसे हम अगर हम डी साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, कोस थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा डी थीटा। तो इसलिए यहाँ कोस थीटा डी थीटा लिखा हुआ था तो यहाँ पे हम साइन थीटा लिख दिए। सिमिलरली इसका करेंगे तो डी कोस थीटा बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, डी कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा माइनस डी कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट करते हैं तो इधर इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कोस थीटा हो गया और इधर साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन था, आर तो बाहर ले लिए तो माइनस कोस थीटा में लिख देंगे। फिर अपने स्टेप में आते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के लैम्डा आर बाई आर क्यू जेड
थीटा 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई होगा। जेड कैप माइनस आर साइन थीटा का क्या होने वाला है, साइन 2 पाई माइनस साइन 0, प्लस माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो माइनस आर कोस, माइनस बाहर निकालेंगे तो सिर्फ अंदर कोस थीटा बचेगा, कोस 2 पाई माइनस कोस 0। ये हो जाएगा 2 पाई जेड, जेड कैप माइनस आर साइन 2 पाई क्या हो जाएगा। तो अगर हम साइन का ग्राफ हमें याद है तो ये चीज़ें अच्छे से ईजिली हो जाएगी। ये होता है साइन का ग्राफ +1 से -1, तो यहाँ पे एंगल 0, 90, 180, 270, 360, तो साइन 360 यहाँ 2 पाई है, तो साइन 360 पे कितना वैल्यू है 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे और साइन 0 का 0 होता ही है। फिर प्लस माइनस ये माइनस आर कोस 2 पाई, तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है 2 पाई, तो ये है 0, 90, 180, 270, 360, तो यहाँ पे +1 होगा, कोस 2 पाई का वैल्यू +1 माइनस कोस 0 का वैल्यू 1। तो यहाँ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के लैम्डा आर बाई आर क्यू 2 पाई जेड, जेड कैप, यहाँ 0, यहाँ भी 0, ख़त्म हो गया, तो यही सिर्फ बचा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के लैम्डा आर बाई आर क्यू 2 पाई जेड, जेड कैप। लैम्डा को अगर हम याद होगा तो पीछे हम डिराइव किए थे लैम्डा क्यू बाई 2 पाई आर, तो ये हम यहाँ लिखते हैं क्यू बाई 2 पाई आर। यहाँ पे हम लिखेंगे लैम्डा की जगह पे क्यू बाई 2 पाई आर इंटू आर 2 पाई जेड, जेड कैप बाई आर क्यू। ये जो आर क्या है, ये लेंथ है, आर ये लेंथ है, हम आर वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, बस इस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ऐसा बता सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, अब पावर 3 है तो पावर 3। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ये 2 पाई आर से आर के क्यू जेड, जेड कैप बाय आर स्क्वायर जेड स्क्वायर, रूट है तो 1/2 इसका होगा, पावर 3 है तो 3/2, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इन एक्सियल डायरेक्शन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जेड कैप में होगा, मतलब एक्सियल डायरेक्शन में होगा, एक्स वाई डायरेक्शन में नहीं होगा, पूरा इसी डायरेक्शन में होगा। क्योंकि इधर वाला का जो, अगर मान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे इसका देखे थे तो ये इधर आया, इसका 2 कंपोनेंट बन रहा है, एक ये और एक ये, है ना। सिमिलरली अगर इसका इसके जस्ट सिमेट्रिक अपोजिट देखें यहाँ पे, तो इसका भी कुछ इस तरीके से होगा और इसमें भी कुछ ये और ये होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा और इस वजह से सब ऐसे ही करेंगे और इस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलॉन्ग होगा। अब हम कुछ केसेस लेते हैं यहाँ पे, स्पेशल केसेस। तो पहला केस हम लेंगे कि फोर जेड इज वेरी वेरी लेस देन आर नियर सेंटर। तो जब
हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नज़दीक एकदम सेंटर के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो क्या होगा। तो हम उसे फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या क्या होगा सिचुएशन, इस तरीके से होगा कुछ, ये आर और ये जेड होगा। तो फॉर दिस सिचुएशन जेड एकदम बहुत ये स्मॉल होगा। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा फॉर्मूला, अगर इस केस के लिए तो के क्यू जेड जेड कैप और ये जेड हम ऐड करेंगे आर स्क्वायर के साथ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जेड तो ऐसे ही बहुत छोटा है और उसका स्क्वायर किए तो और छोटा हो गया। और जब कोई छोटा सा बहुत ही छोटा नंबर जब हम ऐड करते हैं किसी से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मान लो कि हम 5 के साथ 0.0000003 ये ऐड कर रहे हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऑलमोस्ट 5 ही रहेगा। तो हम यहाँ जेड को नेगलेक्ट करते हैं तो यहाँ आर स्क्वायर होगा 3/2, 2 कट गया तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू जेड जेड कैप आर क्यू। छोटे नंबर के साथ जोड़ने और घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मल्टीप्लाई के साथ फ़र्क पड़ता है, इसलिए हम जेड को यहाँ नेगलेक्ट नहीं किए हैं, जीरो नहीं माने। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फॉर द नियर सेंटर फॉर दिस फोर जेड इज वेरी 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 ग्रेटर देन आर फोर। तो जब हम सेंटर से बहुत दूर रहेंगे तो उस केस के लिए ये जो हमारा आर है वो नेगलेक्ट करना पड़ेगा, वो उसका फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, रहेगा सब लेंथ वही। बट जैसे कि मान लो ये इतना दूर, जैसे कि ये 1 लाख और ये 5 सेंटीमीटर, तो 1 लाख में 5 सेंटीमीटर जोड़ने से क्या फ़ायदा। और अब जब छोटा ले लेते हैं, जैसे ये 5 सेंटीमीटर और जेड इतना छोटा ले लिए कि मान लो 5 माइक्रोमीटर, तो 5 सेंटीमीटर 5 माइक्रोमीटर का क्या कुछ वैल्यू नहीं है। तो सब लेंथ वही है, बट कोई एक बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है जिसके वजह से कोई दूसरा उसके सामने कुछ नहीं है, और कभी कोई बहुत छोटा हो जाता है जिसके हम दूसरे का कुछ बड़ा वैल्यू हो जाता है। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हम आर को नेगलेक्ट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ये मेन था, के क्यू जेड जेड कैप, या हम आर को नेगलेक्ट करेंगे तो जेड स्क्वायर का 3/2 हो जाएगा जेड क्यू, और फिर ये कटेगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा के क्यू जेड कैप जेड स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। अच्छा, इसे ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है कि Q कहीं पे एक रखा हुआ चार्ज, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और उससे जेड दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा रहा है। बट ये Q पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ये तो एक रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर बहुत दूर जाने पे ये ऐसा ही बिहेव करता है जैसे कि ये पूरा रिंग पे ना रखा हुआ है, एक कहीं पॉइंट पे रखा हुआ है। दूर पे जाने पे जो इसके वजह से, इस चार्ज की वजह से जो फील्ड बनेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक रिंग का फील्ड नहीं है, एक क्यू चार्ज का फील्ड है, लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो हमें यहाँ दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिले। ये
तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो के, क्यू और ये आर तीनों कांस्टेंट है और यहाँ जेड ही वेरी कर रहा है। जैसे से हम दूर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जेड से रिलेटेड होंगे और ये लीनियरली डिपेंडेंट है ना, लीनियर रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड के बीच। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इस तरीके से। और अगर हम मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करें तो मैग्नीट्यूड की बात करें यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है जेड के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देखें तो जेड से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जेड स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इसे ग्राफ प्लॉट करना हो कि कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है जब हम रिंग से दूर जा रहे हैं, जब जेड में चेंजेस हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो इस चीज़ का हमें ग्राफ बनाना हो तो वो कुछ इस तरीके से होगा। पहले तो लिनियरली है तो कुछ इस तरीके से होगा, फिर उसके बाद जेड स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो कुछ इस तरीके से उसका ग्राफ होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो किस पॉइंट पे, किस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, एक मैक्सिमम बढ़ा फिर उसके बाद घटने लगा, है ना। ये जो ई नोड है धीरे 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 जैसे सब जेट में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, फिर उसके बाद एक मैक्सिमम ई नोड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बाद फिर घटने लगा। तो वो जेट का क्या लोकेशन है वो हम जेट जानना चाहते हैं। ये तो इस चीज़ को हम ऐसे जानेंगे कि यहाँ पे देखो, ये अगर हम इसका इस लाइन का, इस ग्राफ का स्लोप की बात करें तो क्या कहेंगे, डी ई बाई डी जेड चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन जेड। तो जैसे से इस लाइन के अलॉन्ग चलते हैं यहाँ पे, तो जैसे से जेड बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है। बट यहाँ पे इस जगह पे जेड अगर इन्फिनिटेसिमली चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ चेंज नहीं होता। ये जो डी है ये इन्फिनिटेसिमली चेंज को बताता है। तो यहाँ पे अगर बहुत ही छोटा सा जेड चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ चेंज नहीं होता है। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इन जेड कुछ होगा बट ऊपर वाला वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ चेंज नहीं होगा। अब जो चीज़ चेंज नहीं होता है उसका डिफरेंस जब निकालेंगे तो जीरो ही आएगा ना। मान लें कि अभी मेरा हाइट मान ले 5 फीट है, कल भी मेरा हाइट 5 फीट ही रहेगा, तो डिफरेंस क्या होगा, 5 माइनस 5 जीरो। तो जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंस जीरो ही होता है, तो इसलिए इसका जीरो। तो इससे हमें पता चलता है कि किसी का डिफ्रेंशिएशन अगर जीरो है तो इसकी मदद से हम उसका उस फंक्शन का हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही मिनिमम भी जाता है, जैसे ये है वैसे नीचे भी ग्राफ बन सकता है। तो एट मैक्सिमम पॉइंट किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट पे उसका डिफ्रेंशिएशन या उसका स्लोप जीरो होता है। कोई भी ग्राफ, जैसे ये ग्राफ है ये बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, मैक्सिमम आया फिर कभी नीचे भी होगा, तो यहाँ पे कुछ है स्लोप, यहाँ पे कुछ बढ़ रहा है। बट इस जगह पे अगर पोजीशन चेंज होता है, ये पोजीशन है, ये कोई फंक्शन एफ है, तो एक्स चेंज, ये एक्स है मान लो, तो ये एक्स चेंज होने पे फंक्शन एफ में कुछ चेंज ही नहीं हुआ। तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज जीरो, तो ये चीज़ डायरेक्टली इस चीज़ को बताता है और इसकी मदद से हम ये जेड निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा मेन था के क्यू जेड बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3/2 जेड कैप, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जेड और जीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो डी के क्यू जेड बाय
आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3/2 डी जेड इज इक्वल टू 0। जो जो कांस्टेंट है वो हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट नहीं होगा, आर कांस्टेंट है, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में तो निकाल रहे हैं हम, जेड वेरी कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो हम जेड निकालना चाह रहे हैं। तो जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर निकालते हैं और इसे हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, जेड, ये जेड लिखती है, और नीचे वाले को हम ऊपर ले आते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2 बाई डी जेड इज इक्वल टू 0। के क्यू कॉन्स्टेंट है, इसे हम इधर लाते हैं तो 0/के क्यू ख़त्म हो जाएगा। अब ये दो फंक्शन है यहाँ पे, एक जेड है और एक ये है। तो दो फंक्शन जो जब रहते हैं जैसे ये, तो हम इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, du/dx एफ को रहने देते हैं, फिर प्लस एफ को रहने देंगे और यू को रहने देंगे और df/dx करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ करते हैं, जेड को पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं और ये रहने देते हैं, फिर जेड को रहने देते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2 प्लस जेड। अब जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पहले हम इसे लिख लेते हैं, फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2 बाई डी जेड इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2 प्लस जेड। तो यहाँ पे हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन है आर स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर का -3/2। तो हम यहाँ जेड है, यहाँ जेड ना होकर ये होना चाहिए, तब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। जैसे कि डी एक्स स्क्वायर है और नीचे रहे डी वाई, तो हम इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। पहले हम ऐसे करेंगे, नीचे जो ये ऊपर जो फंक्शन है वही फंक्शन नीचे रखेंगे, और क्योंकि हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करेंगे, और अब ख़त्म हो गया पहले जैसा, और फिर नीचे कर देंगे। इस तरीके से यही होता है चेन रूल। तो यहाँ पे हमें लगाना है। ये हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, वापस पहले जैसा ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये -3/2 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -3/2 -1 तो -5/2, और ये बच गया। तो इसे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दोनों अलग अलग हैं, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो दोनों को सेपरेटली करते हैं, डी एस आर स्क्वायर बाई डी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर बाई डी जेड इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये डिफ्रेंशिएट हो गया तो यहाँ डी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो आर है, ये आर कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू जेड। जैसे जैसे पोजीशन बढ़ेगा तो आर थोड़ी ना, आर तो रेडियस है रिंग का, तो ये चेंज नहीं होने वाला है। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। ये डी जेड स्क्वायर बाई डी जेड, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2z। -3/2 इंटू जेड
आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -5/2 इंटू 2z इज इक्वल टू 0। 2 ऊपर नीचे कट गया। आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2 प्लस माइनस 3z और एक और z है तो जेड स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का -5/2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे भी -3/2 है और इससे भी अगर हम तोड़ते हैं तो -3/2 निकलेगा। अच्छा, यहाँ तो पूरा ले लिए तो यहाँ एक बचेगा -3z²। यहाँ पे क्या लिखें तो यहाँ पे होगा -3/2 में क्या ऐसा करें मल्टीप्लाई, यहाँ पे इन दोनों को प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करेंगे तो पावर इसका जुड़ेगा। तो -3/2 में ऐसा क्या जोड़े कि -5 हो जाए, -5/2 हो जाए तो -1। तो ये होगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा या दोनों 0 होगा। तो दोनों को 0 से इक्वेट करते हैं। तो ये -3/2 इधर आएगा, कुछ नहीं होगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू -z²। आर इज इक्वल टू √ -z²। आर इज इक्वल टू जेड तो बाहर निकल जाएगा √ -1। तो ये एक इमेजिनरी नंबर हुआ। तो हम रियल नंबर पे काम कर रहे हैं तो इमेजिनरी का कोई यहाँ वैल्यू नहीं है। इससे देखते हैं तो ये अगर हम इसे इधर करते हैं तो 1 इज इक्वल टू 3z² और ये माइनस हटाते हैं तो ये नीचे लाना पड़ेगा। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आएगा, z² इधर जाएगा। मुझे z निकालना है तो 2 इधर भेजना पड़ेगा। z इज इक्वल टू r²/2 r/√2। तो z इज इक्वल टू r/√2। तो r/√2 इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू होगा।